जिस देश में बेटियों का अपमान बड़े पैमाने पर होता हो, जिस देश में जाति के नाम पर हत्याएं बलात्कार बड़े पैमाने पर होते हो, उस समाज के लोगों को जिंदाबाद कराने का कोई अधिकार नहीं है। उनको तो अपनी लड़ाई इतनी मजबूत करनी चाहिए कि इस देश से अन्याय अत्याचार खत्म हो सके। लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया, आप लोग जिंदाबाद के नारे लगाते हो, मालाएं घेरते हो, लेकिन मुझ जैसा आदमी उनसे खुश कहाँ होने वाला है। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने वाला आदमी खुश कहाँ होता है। ठीक, सब साथी बैठ जाए, जिसको ज्यादा जगह मिलती है वो बैठ जाए। मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे लगता है कि आप सुबह से बैठे हैं। मैं कह रहा था साथियों को कि मैनेजमेंट बनाओ। ये जो समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं, परिवार के साथी आए हुए हैं, इनको भी भूख लगती है, इनको भी पानी पीने का अधिकार है। ये मुझे तो पानी पिला देते, जनता से बैठी रहती, तो ये ठीक नहीं है। आगे से मैनेजमेंट बनाए। आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले गुरु रविदास जी का एक दोहा मुझे याद आ रहा है। वो दोहा ऐसा है कि इस देश की सारी जातियों को एक झटके में तार तार कर देता है। तो मैं उसी से अपनी बात शुरू करूंगा। गुरु रविदास जी 600 साल पहले कहते हैं कि जात जात में जात है जैसे केतन के पात। समझ रहे हैं? जात जात में जात है जैसे केतन के पात, रैदास से मानुष ना मिल सके जब तक जात न जात। क्या कह रहे हैं सतगुरु रविदास जी महाराज कि भारत में जातियों में जातियां हैं। अगर आप चमार है, पासी है, पासवान है, धोबी है, खटीक है, नाई है, मूसर है, आप यादव है, तेली है, तमोली है, चूड़े है, तो आपकी जातियों के अंदर भी जातियां भारत के अंदर है कि जातियां ऐसी हैं जैसे केले का पेड़ होता कि एक केले के पत्ते को उखाड़ दो, दूसरा केले का पत्ता आ जाता है, दूसरे केले के पत्ते को उखाड़ दो, तीसरा केले का पत्ता आता है, लेकिन जातियां खत्म नहीं होती। रविदास जी कहते हैं मुझ जैसे इंसान से, सत्य से कोई भी व्यक्ति तब तक रूबरू नहीं हो सकता जब तक उस व्यक्ति ने अपनी जात का ठीकरा अपने सर पर रख रखा है। अगर मुझसे मिलना है, मुझे जानना है, तो अपनी जातियों को एक साइड रखो और फिर समझो कि मैं कौन हूं। और ये प्रेरणा मुझे लगता है सतगुरु रविदास जी महाराज को किसी से मिली होगी तो तथागत बुद्ध से मिली होगी। मैं अपनी बात शुरू करूं। बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। और बिहार की ये भूमि मुजफ्फरपुर, जहां जुब्बा साहनी पैदा हुए, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ते हुए जब अंग्रेजों का शोषण देखा तो अंग्रेज के बड़े अधिकारी को जिंदा ही लगा दिया। जहां खुदीराम बोस 19 साल की उम्र में फांसी चढ़े, खुदीराम बोस की शहादत भूमि को नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं उस भूमि को कि जब कारगिल में पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो प्रमोद यादव नाम के हमारे परिवार के व्यक्ति ने वहां लड़कर के अपनी शहादत दी। मैं मुजफ्फरपुर की भूमि को नमन वंदन और जय भी प्रस्तुत करता हूं। सम्मानित साथियों, आज एक महान विचार समता समानता की बात कही तो पता लगता है कि 1800 के दशक में भी, 1700 के दशक में भी यहां लड़ने वाले लोग थे। आज उनकी जयंती है, जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, पूरे देश में उनकी ख्याति है। आज संत लाड के महाराज की जयंती है, जिन्होंने ये कहा कि अगर आपको भगवान को ढूंढना है तो जाओ आप विकलांगों की सेवा करो, जाओ आप वृद्धों की सेवा करो, जाओ गरीब मजदूरों के साथ खड़े हो जाओ, आपको भगवान मिल जाएंगे। जिन्होंने ये कहा, उनकी जयंती है, मैं उनको भी सत सत नमन वंदन करता हूं, जय भीम प्रस्तुत करता हूं। मंच पर मंचासीन तमाम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, खासतौर से इस जिले के साथी,
मैं नाम लूंगा, एक का नाम लूंगा, दूसरा नाराज हो जाएगा। अब बिहार में सबसे बड़ी परेशानी है, मैंने जो बात कही थी, जात जात में जात है। यहाँ बड़ी परेशानी इस चीज की है, अगर यहाँ ये परेशानी ना होती तो बिहार के लोग जिन्होंने पूरे विश्व को शिक्षा दी, जिन्होंने पूरे विश्व को ये बताया कि हम शिक्षा, इस पूरे विश्व में शिक्षा कहीं से गई तो उसका नाम बिहार है। पूरे विश्व में शांति कहीं से गई तो उसका नाम बिहार है। लेकिन बिहार को इस स्टाइल से तोड़ा गया, इस सिस्टम से तोड़ा गया कि यहाँ जातियों में, उपजातियों में तोड़ा गया, फिर यहाँ वर्णों में और पिछड़ों में, रगड़ों में तोड़ा गया, लगातार तोड़ा गया। अगर तोड़ा ना जाता तो मैं लिख कर दे सकता हूं, लिखकर, कि विश्व के पटल पर बिहार का नाम अग्रिम पंक्ति में आता, वो चाहे शिक्षा में होता, वो चाहे युद्ध में होता, और वो चाहे शांति में होता, अग्रिम पंक्ति में आता। मैं बिहार की भूमि को भी नमन वंदन करता हूं। मेरे सब साथियों ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव की चर्चा की, चुनाव की चर्चा करते करते बहुजन भाईचारा सम्मेलन को चुनावी जनसभा बना दिया। बहुत गौर से समझिएगा, मुझे वो लोग भी सुनिएगा जो भारत की बातों पर बैठे हो, वो लोग भी सुनिएगा जहां तक आसपास के एरिया में मेरी आवाज जा रही। लगातार नेता पैदा होते रहेंगे, लेकिन जो बात वो छोटी सी बिटिया जगदेव प्रसाद कुशवाहा यहाँ खड़ी होकर कह रही थी, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। शोषितों की बेटियों के इतने बलात्कार होने का शोषित कोई ललकारने वाला है आप लोगों में? हम लोग कहां गई वो ललकार? कहां गया वो शौर्य? कहां गया वो खून जो बेटियों के बलात्कार पर चुप है? कैसे लोग हैं? क्या व्यवस्था है? जिनके पुरखों ने इस देश की व्यवस्था बदली हो, चाहे शिक्षा में बदली हो, चाहे युद्ध में बदली हो, चाहे शांति में बदली हो, चाहे विज्ञान में बदली हो, चाहे क्रांति में बदली हो, आज उनकी नस्लें सिर्फ और सिर्फ विचार कर सोच कर घर में पड़ी रहती है, काम करने का काम नहीं करती। क्या हमको अपने पुरखों के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है? क्या जो हमारे बाप दादाओं ने इस देश में काम किया उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है? मैं परसों बिहार था, माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा था, 200-300 मुसहर परिवारों की बस्तियां उजाड़ करके उनके लिए रस्तों का निर्माण हो रहा। वो कोई यात्रा निकाल ले, क्या नाम है यात्रा? प्रगति यात्रा निकाल ले। दलितों के घर को उजाड़ना है उनकी प्रगति यात्रा है। मैंने कहा कि अगर 300 परिवारों को उजाड़ करके प्रगति यात्रा निकाल ली तो ऐसी राजनीति और ऐसी नेतागिरी को विनय रतन सिंह और भीम आर्मी की टीम, आज समाज पार्टी की टीम 100 लाख मारती है। अभी जानकारी मिली यहीं पर ही कि यहाँ भी 150 परिवारों को उजाड़ा जा रहा आने वाले मार्च महीने में। हालांकि ये बात मैंने अपनी किसी बिहार की टीम से नहीं पूछी, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर काम हम खुद से करते हैं, लेकिन ये काम बिना पूछे मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये समस्या मुजफ्फरपुर की, ये समस्या दरभंगा की, ये समस्या बिहार की आने वाले मार्च महीने में पूरे प्रदेश में हम जो हमारी बस्तियां उजाड़ी जा रही उनके खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। हम बताएंगे सरकार को कि हम कौन लोग, हमारे पुरखों पहले भी गोली खाए, अब भी गोली खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़े नहीं, झुकेंगे नहीं किसी की। तो मैं कह रहा था, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को याद करा रहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। भारत के धनगढ़ राजपाट में 90 भाग हमारा, कहाँ है 90% राजपाट? दिखता है कहीं? मुझे तो नहीं लगता कि 90% में कोई 10% भी आज तक इस देश के सर्वहारा समाज को मिला हो, किसानों को मिला हो। सीधी सीधी भाषा में अगर मैं कहूं कि यहाँ मेहनत व्यक्ति को, मेहनत करने वाले लोगों को वो हिस्सा मिला हो, तो मुझे लगता है कि आंसर 0 होगा। अगर मैं ढूंढने चलूं बिहार में दलितों पर कितनी जमीन है, पिछड़ों पर कितनी जमीन है, अगड़ों पर कितनी जमीन है,
तो मुझे ये लगता है कि यहाँ बिहार की 70% जमीनें नेताओं के घरबादी बनी हुई होगी, नेताओं की नौकर बनी हुई होगी। और अगर मैं बिहार के चप्पे चप्पे में घूमूं और ये देखूं कि मेहनत कितने लोग क्या कर रहे हैं, तो ये जो मेरे सामने सब लोग बैठे हैं, ये लोग परिवार के लोग, तो पता लगेगा कि 200 रुपये में पूरे दिन मजदूरी करता है। अभी तो मेरे साथी बता रहे थे महिलाओं को पूरे दिन काम कराया जाता है और शाम को 2 रोटी दे दी जाती है। क्या हमारा खून खौलता नहीं है? क्या हम ठंडे हो गए? सुन हो गए, बर्फ में जम गए हैं क्या? अभी बिहार की घटना मैं बताता हूँ, किया ले जाते हैं, उसकी महिला 3 दिन के बाद अपनी बेटी ले जाती है। शायद कितने लोगों ने बेटी के साथ अंदाजा है, कितने लोगों ने अंदाजा है, तो हम क्यों सो रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या डॉक्टर जमीन बनाएंगे? क्या काशीराम द्वारा आएंगे? और अगर नहीं आ सकते तो ईमानदार से बताइए कि इस देश में निकम्मा कौन है? हम निकम्मे नहीं है। अगर हम अपने पुरखों के आंदोलन को पुरखों के किए गए काम को आगे नहीं बढ़ा सकते तो हमसे बड़ा निकम्मा इस देश में कौन है? हम निकम्मे हैं। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि यूपी के लोग आ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब के लोग आ रहे हैं। उनको दुख होने लगा, दर्द होने लगा है कि डॉक्टर अंबेडकर की व्यवस्था को बताने वाले लोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और कैसे लोग कि अगर आप धूप में लिटा दोगे तो धूप में लेट जाएंगे, और कहोगे पूरी रात मच्छरों में सोना तो मच्छरों में सो जाएंगे। आप कहोगे रोटी और चटनी मिलेगी भाई, आज भी सही मिलेगी, तो चद्दर बिछाकर यही सोने की ताकत लोगों में है। वो लोग जानते हैं, वो जानते हैं मजदूर किसानों के लोग, वो जानते हैं कि ये ना ठंड मानेंगे ना गर्मी मानेंगे। ये समझ चुका है कि अपने बाप दादाओं के आंदोलन को कैसे समझाकर आगे बढ़ाना, वो जानते हैं। लेकिन क्या आप सब अपने जमीन सब कुछ ही काम अपने आप से संतुष्ट है? क्या जो जो अधिकार इस देश में हमें मिलने चाहिए वो मिल रहे? आज इस देश के अंदर हम संविधान 8 के 19 के तहत आंदोलन करने भी जाए तो हमें डंडे मिलते हैं, लाठियां मिलती है, जेल मिलती है, हमारी बातों को सुना नहीं जाता। जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कहा था कि इस लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत जिसकी जितनी आबादी होगी, जिसकी जितनी क्षमता होगी, जिसकी जितनी ताकत होगी, वो लोग अपनी व्यवस्था कायम करें। मुझे दिन याद आता है 26 जनवरी सन 1950 जब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में संविधान को लागू कराकर वहां से बाहर निकलते हैं और हंसते हुए निकलते हैं, तो उनके साथ के नेताओं ने कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर आज बहुत खुश लग रहे हो। तो बाबा साहब कहते हैं मैंने रानी का पेट खींच दिया, राजा रानी के पेट नहीं, यहाँ के गरीब शोषित वंचित वर्ग के लोगों के वोट से जन्म लेगा, वोट से जन्म लेगा। लेकिन वो लोग हंसते और कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अधिकार तो तुम दे चले हो, लेकिन हम भी बहुत मजबूत लोग हैं, हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, लालच देंगे, तुम्हारे लोगों को खरीदेंगे और राजा अपना बनाएंगे। ये उस समय की बात है, 26 जनवरी सन 1950 की मार्च के महीने में आपको लाता हूं। मेरी बात भाषा समझ आ रही है ना? बिल्कुल ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा। आगे पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा थोड़ी अक्खड़ सी है, तो तेज बोलते तो शायद समझना, तो मुझे रोक दीजिएगा भैया। किसकी है? लड़ता कौन है? मेहनत कौन करता है? ठेली कौन चलाता है? हम। सारे काम कौन करता है? हम। इस देश में राजा किसका? उनका। इसलिए ये बात डॉक्टर अंबेडकर को हम नहीं सुनते। अगर हम सुधर जाते तो इस देश की सबसे बड़ी धरती पर एक मजदूर किसान के बेटे को बिठाते और अपनी समस्याओं के लिए हल निकाल देते। लेकिन नहीं, हम नहीं सुधरे, हम निकम्मे रहे। हमने अपने बाप दादा के आंदोलन को पीछे जाने दिया। कभी सोचो क्यों हम इस आंदोलन को पीछे जाने दे रहे हैं?
सारा काम डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया और कह दिया कि शिक्षा लेते रहना और इस संविधान को पढ़ करके इस पर चलते रहना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हम नहीं चले, हम चुप रहे, हमने प्रचार बंद कर दिया। अगर हम अपने पुरखों का प्रचार भी करते रहते तो सारी व्यवस्था बदल जाती। आज हनुमान जी के मंदिर बनने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं, बहुत सारे लोग तैयार है सेवा करने के लिए, लेकिन जब सेवा करने वाले लोगों के बेटे के साथ गलत होता है ना, कोई आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं होता। एक आदमी बोलने के लिए तैयार हो तो मुझे बताओ भैया वो आदमी बोलता। हमें अपनी जमीन को जगाना होगा। जब तक हम अपना जमीन नहीं जगाएंगे तो काम नहीं चलेगा। यही की घटना है, पारू थाना के अंदर एक रूपा नाम की दलित 13 साल की बेटी की हत्या की गई। अब तक उसका कोई सही रिजल्ट नहीं निकला। उसमें समाज के लोग जेल गए हैं। सारे के सारी ये घटना राजनीति पर आधारित है। कुर्की थाना के थाना अध्यक्ष ने भीम आर्मी के प्रखंड अध्यक्ष को अभद्र भाषा का प्रयोग के खूब पीटा। यहां प्रशासन के लोग हों तो मेरा उनसे नम्र निवेदन है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को जानते हैं, संविधान भी जानते हैं। हमारे कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी बर्दाश्त किसी कीमत पर होगी नहीं। मुजफ्फरपुर हो चाहे केरला का वो त्रिवेंद्रपुरम, चाहे तमिलनाडु का मद्रास हो और चाहे जम्मू कश्मीर का श्रीनगर हो, अगर मेरे कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी होगी तो आके ईंट से ईंट बजा दूंगा, जीने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। रोनीजीत पासवान की हत्या होती है, राकेश पासवान की हत्या होती है, खुशी हत्याकांड, जो बेटी हॉस्टल में रहती है उसको फांसी चढ़ा दी जाती है, पैर से जमीन पर रहते हैं, आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया। 150 से ज्यादा घरों को तोड़ने की व्यवस्था चल रही है। इसी जिले में दलित महिला पति पत्नी देखा है जिनको विषाक्त पिलाया गया था, इसी जिले में। और ये घटना यही की नहीं, मैं उत्तर प्रदेश जाऊं तो वहां मुर्शिदाबाद में क्या होता है, मैं राजस्थान जाऊं तो वहां मुझसे हत्या हो जाती है, मैं मध्य प्रदेश जाऊं तो वहां शादी में गोली पत्थर नहीं किया जाता। अगर मैं केरल चला जाऊं पूरी स्थिति है, सब जगह सुनने को मिलता है तो साथी हो गया, कुछ साथी हो गया। इसका कारण कौन कहता हो, यहाँ बेटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये गलत है। तो इस देश की महान जनता है जो सो रही है, इस देश का खड़ा हो जाए, अपने वोट का सही प्रयोग कर जाए और इस देश में अपने बीच के नेताओं को बिठा देने का काम करे। तो क्या आपको लगता है कि आपकी बेटे के साथ आपके घर को तोड़ा जा सकता है? हम डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं समझे। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको आर्टिकल 21 कह दिया जिसमें आपकी शिक्षा की, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की, लेकिन जब उनको पता लगा कि इस देश के अछूतों के बच्चे पढ़ने लगे, उन्होंने आर्टिकल 21 कह तो रखा, लेकिन इस देश में शिक्षा दोहरी कर दी। दोहरी शिक्षा कैसी कि अगर आपके पास इतने सारे पैसे हैं तो आपका बच्चा एक बहुत बड़े स्कूल में जाएगा जिसकी फीस 20,000, 30,000, 50,000 रुपए होगी। वो वहां सीखेगा गाना गाना, वो वहां सीखेगा भाषण देना, वो वहां सीखेगा कुश्ती करना, वो वहां सीखेगा क्रिकेट मैच खेलना। और हमारा बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाएगा, वो वहां क्या सीखेगा? सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी खानी। सोचिए वो लोग हमें कितना पीछे धकेल देना चाहते हैं। इस देश की मात्र 2 समस्याएं हैं। अगर उन समस्याओं का समाधान कोई सरकार कर दे तो मैं लिख कर दे सकता हूँ कि एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा भी इस देश में IAS बनकर बैठने की क्षमता रखेगा, बिल्कुल रखेगा, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। 2 सवाल खुद से पूछना शुरू कीजिए, व्हाट इज वोट, वोट क्या है, और द पावर ऑफ वोट, वोट की ताकत क्या है। ये 2 सवाल अपने आप से पूछना शुरू कीजिए तो पता लगेगा कि आपके सांस लेने को छोड़ने से, सांस जो आप लेते हैं उसको छोड़ करके जो भी कुछ मिला है वो वोट की ताकत से आपको मिला। जो भी कुछ मिला, मैं खड़ा कर बोल रहा हूं, वोट की ताकत, बिल्कुल वोट की ताकत है। देखिए ये वोट इतना मजबूत है कि अगर आप इसका सही प्रयोग करते हैं तो ये वोट आपके गली खंजे का निर्माण करता है, ये वोट आपके पक्के मकान बना सकता है,
ये वोट आपकी गली में अच्छी सड़क बिछवा सकता है, ये वोट अच्छे पानी की व्यवस्था आपके लिए कर सकता है, ये वोट ही है जो आपके लिए अच्छे कपड़े की अच्छी मजदूरी की व्यवस्था कर सकता है, ये वोट ही है जो आपके घर में सब्जी बनती है उसमें जो तेल डलता है, उसमें जो दाल डलती है, उसमें जो लहसुन डलता है, जो मिर्च डलती है, उसको उसके दाम को कम ये वोट कर सकता है। एक वोट, इस वोट की इतनी बड़ी ताकत है। हम नहीं समझ पाए, हम नहीं समझ पाए। भारत में दो समस्या हमारी मेन है। इस देश का चाहे गरीब मजदूर किसान हो, इस देश का पूंजीपति अधिकारी कर्मचारी हो, इस देश का व्यापारी नेता कोई भी हो, उनकी दो समस्याएं हैं। पहली समस्या है चिकित्सा की दवाइयों की। आजकल बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं। अगर किसी को कैंसर हो गया और उसके पास 20 लाख रुपए नहीं है तो कैंसर के पेशेंट को बचाया नहीं जा सकता, और जिसके पास पैसे वो बचा लेता है। अगर आप अपने वोट का सही प्रयोग करके अपनी सरकार बना दे और अपने बीच के किसी व्यक्ति को चिकित्सा मंत्री बना दे और वो एक करके ये कह दे कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है सबको रोक किया जाता है, या फिर हर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर एक निर्माण किया जाता है जिसमें सबका इलाज फ्री में होगा, बहुत कम पैसे में इलाज होगा। चाहे कोई डीएम हो, चाहे कोई एसपी हो, चाहे कोई विधायक हो या मंत्री हो, चाहे कोई रिक्शे चलाने वाला हो, मजदूर हो, किसान हो, एक ही कमरे में एक ही बेड पर सबका इलाज होगा। आपको नहीं लगता इलाज अच्छा हो जाएगा? जब कलेक्टर का इलाज बेड पर हो रहा होगा और मेरा इलाज बेड पर हो रहा होगा तो कलेक्टर को भी जब वही इलाज मिलेगा, मुझे भी वही इलाज मिलेगा, तो अच्छा इलाज होगा नहीं होगा? ये किससे हुआ? ये आपके वोट से हुआ। किसी नेता ने नहीं किया। कोई सोचने लगो कि नहीं आप विजय रतन सिंह आए हैं, ये कोई बहुत बड़ा तीर मार देगा, नहीं, ये आपके वोट से हुआ। यही डॉक्टर अम्बेडकर आपको लेकर के गए हैं, यही बीमारी समझाती है। अभी आपने देखा होगा किससे कोरोना आया था ना, जिनके पास खूब पैसा सोर्स ताकत थी, उनके घर में कोरोना हो गया तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था हो गई। लेकिन जो व्यक्ति गरीब था, जो शोषित था, जिसकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं थी, जिसके पास कोई ज्यादा पैसे नहीं थे, उसके घर में आदमी घर में पड़ा पड़ा मर गया। ऐसा था नहीं था? अब सोचिए, अगर आपने वोट का सही प्रयोग किया होता तो आप व्यवस्था बदल सकते थे। आपने नहीं बदली, गलती किसकी है? जो जवाब गलती किसकी है? हमारी है ना। दूसरी बेसिक समस्या हमारी कोई है तो वो है शिक्षा की समस्या। चाहे मजदूर हो, किसान हो, गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, कोई व्यापारी हो, कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो, या फिर कोई अधिकारी कर्मचारी हो, सब ये चाहते हैं कि बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। वो ये सोचते हैं बच्चा पैदा हो, वो बेटा हो या बेटी हो, अच्छे स्कूल में पढ़े, वो इंग्लिश बोलनी भी सीखे, कल जाकर के वो कहीं नौकरी करे, कहीं अच्छी तरीके का बिजनेस कर सके। आप सब लोग सोचते हो नहीं सोचते हो कि आपके बच्चे की अच्छी तरीके से शिक्षा हासिल करना? सोचते हो ना? अब आप सोचिए कि अगर हमने वोट का सही प्रयोग किया होता और शिक्षा मंत्री अपने बीच का बनाया होता, क्या होता? वो शिक्षा मंत्री एक साइड करके ये कह देता कि इस देश में प्राइवेट शिक्षा पर रोक लगाई जाती है और एक जैसी शिक्षा देश के प्रत्येक नागरिक को दी जाएगी। अगर वो ये कर देता तो आपको नहीं लगता कि जब एक स्कूल में एक ड्रेस पहन करके एक मंत्री का बेटा बैठा पड़ रहा हो और उसी स्कूल में एक रिक्शा चलाने वाले का, एक गड्डी उठाने वाले का बेटा पढ़ रहा हो, तो आपको नहीं लगता दोनों की शिक्षा अच्छी हो जाएगी? हो जाएगी, लेकिन जब तक आप अपने वोट का करना नहीं सीख जाएंगे तब। मैं तो साफ कहता हूं, मेरे कार्यकर्ता ने कहा भी संतोष ने कि जब तक संतोष ईमानदार है इसके साथ रहो, वरना दूसरा नेता बना कर दो। मैं भी यही कहता हूं, बिल्कुल कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि नहीं भीम आर्मी में दम है, भीम आर्मी का कार्यकर्ता लड़ता है और बाकी ये लोग कर सकते हैं, तो आंख बंद कर भीम आर्मी के पीछे हो जाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये लोग कुछ नहीं कर सकते, तो फिर जय भीम जय भारत जो आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको फैसला लगता है कि नहीं ये सुधार करेंगे, उसके पीछे बिना खोले चले जाइए कि आदमी सुधार कर सकता है, बेधड़क होकर चले जाइए। लेकिन
लेकिन अपने ताली छोड़ दीजिए, सुनिए से, लेकिन अपने वोट का प्रयोग करना सीख जाइए मेरे परिवार के लोगों, क्योंकि मैंने बहुत कुछ ऐसा देखा कि नींद नहीं आती। 2 अप्रैल की घटना याद आती है तो 13 भाइयों की शहादत याद आती है, जो मध्य प्रदेश राजस्थान के जो 13 भाई यूपी में शहीद, यूपी के 13 लोग शहीद हुए थे। आज तक उनके घर में एक भी दलित नेता, पिछड़ा नेता ऐसा नहीं था कि उनके घर जाकर के उनके घर में किसी नौकरी के रोटी की व्यवस्था कर सके। एक भी नेता ऐसा नहीं था। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं, उस समय के नेताओं की कुछ तो रहे नहीं। हर नेता की कम से कम 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन उनके पास 15,000 रुपए नहीं है जो उनके बच्चों को रोटी भेजने तक के। वो चीजें मैंने देखी, मैंने होते हुए बलात्कार देखे, मैंने पिटते हुए अपने बुजुर्ग देखे कि जाति के नाम पर एक 22 साल का बच्चा 70 साल के बुजुर्ग की गाल बच्चा का मार देता, मैंने वो भी देखा। मैंने ये भी देखा कि स्कूल में शोषण, कि पानी पीने को लेकर के स्कूल में ये कहा जाता था पहले पानी पीने पिछले बार में पिएंगे, मैंने ये भी देखा। तो मेरे गांव के लोगों, शोषित वंचित वर्ग के लोगों, मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ और चिल्ला चिल्ला कर आह्वान करता हूँ कि अपने आप को सुधारो, अपनी ताकत का निर्माण करो, इस देश की व्यवस्था को बदल दो और इस देश की व्यवस्था को बदल करके इस देश में रहने वाले हर शोषित वंचित वर्ग के व्यक्ति का ध्यान रखो। उन्होंने विलास जी की फिर से लाइन याद आ रही। हमारे एक पुरखे ने, हमारे परदादा ने ये कहा 600 साल पहले की चाहुआ का राज में मेरा समझ भवन छोट बड़े सब संग बसा लगा 600 साल पहले वो आदेश देके गए इस देश के दूतों को, शोषितों को, वंचितों को कि जब खड़े हो जाओगे तो ऐसा राज स्थापित करना कि सबको बराबरी में ला करके लपेट देना, किसी के साथ अन्याय अत्याचार मत करना, ऐसा राज स्थापित कर देना। इस बात को किसी ने समझा तो एक व्यक्ति ने समझा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने प्रयास किया लोकतंत्र में और उस व्यवस्था को आगे बढ़ाया। मैं तो जब देखता हूँ संसद भवन की ओर और डिबेट सुनता हूँ तो अब से 2 पीढ़ी पहले के नेता तो शायद समाज की बात किया करते थे। 2 पीढ़ी पहले के नेता कौन से, जैसे माननीय काशीराम साहब, रामविलास पासवान साहब, शरद यादव साहब, वो नेता तो शायद करते थे सब कौम की बात, लेकिन बीच की जो 2 पीढ़ियां आई उन्होंने कौम की बात नहीं की, उन्होंने की परिवार की बात और अपनी जेब की बात की, जेब कैसे भरी जाए ये बात उन्होंने की। लेकिन आज का समय मैं देखता हूँ, आज के युवा को देखता हूँ कि नहीं, आज का युवा खड़ा होगा, भीम आर्मी का नाम लेकर ताकतवर होगा, इस नीले गमछे को पहनता है जब गले में तो हर गरीब को ये लगता है कि नहीं, भीम आर्मी के लोग आकर के न्याय दिलाने का काम करेंगे। अधिकारी कर्मचारी को ये लगता है कि अगर भीम आर्मी के लोग आएंगे तो हल्ला उतारेंगे, इससे पहले काम सही कर। ये मैं आज के परिवेश में देख रहा हूँ। अब आपको भी समझना होगा कि अगर किसानों को अपनी समस्या का समाधान करना है तो किसान के बेटे को विधानसभा संसद में भेजकर कृषि मंत्री बनाना होगा। मजदूरों को अगर अपनी समस्या का समाधान करना है तो मजदूर के बेटे को विधानसभा संसद में बैठ करके उसको विभाग का मंत्री बनाना होगा। व्यापारियों को अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो व्यापारी के बेटे को जिता करके भेज करके वहां पर व्यापारियों का मंत्री बनाना होगा, जो समस्या का समाधान होगा। अब मैं आप ही से पूछता हूँ, अगर एक मंत्री के बेटे को आप कृषि मंत्री बना लेंगे तो वो क्या बता पाएगा गन्ने की फसल कौन सी मौसम में लगती है, गेहूं कब बोए जाते हैं, काली मिट्टी दोमट मिट्टी में क्या फर्क है, किस समय डाई गिरेगी, किस समय खाद गिरेगा, किस समय कीटनाशक स्प्रे लगेगा, क्या किसी मंत्री का और क्या नाम बहुत बड़े व्यापारी का बेटा बता पाएगा? हाँ ना में जवाब दो, नहीं बता पाएगा ना। और अगर किसान का बेटा चला गया मंत्री बन गया तो वो पहले से बताएगा किसानों को किस समय किस खाद की जरूरत है। यह स्थिति मजदूरों की, यह स्थिति व्यापारियों की है। मैं तो गर्व करता हूँ भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता पर, मैं गर्व करता हूँ आजाद समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पर, जो रात दिन अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ के बाहुबलियों से लोहा लेने का काम करते हैं, यहाँ के सामने सरकार से टकराने का काम करते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं हमारे पिता हमें विरासत में राजनीति लेकर गए हैं। मेरे कार्यकर्ता मेरे नेताओं से टकराते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को गर्व करता हूँ। और ये बात लिख लीजिए, मेरे पिता एक सिपाही थे, ये लोग मुझे एक बात कहा करते हैं कि 100 बेईमानों पर एक ईमानदार भाई होता है। अगर 100 बेईमान तुम्हारे सामने खड़े हो, तुम ईमानदार हो
तो 100 में 100 मेहमान तुमसे डरेंगे। और मेरे पास तो ईमानदार लोगों की एक नहीं लिस्ट इतनी लंबी है कि नाम लेना शुरू कर दो, कल तक नाम लेता रहूं, प्रति लंबी लिस्ट ईमानदार। ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे आप भीम आर्मी के साथ आज खड़े हो, आजाद समाज पार्टी के साथ आज खड़े हो, जब 5 साल के बाद खड़े हो, खड़ा आपको होना पड़ेगा। और जिस दिन आपने एक मौका भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों को दे दिया, एक मौका, तो ज्यादा तो ये नहीं कहूंगा कि आपका जीवन सुधार हो, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो नस्ल मेरे सामने है 10 साल की 15 साल की, इस नस्ल के लिए ऐसा कुछ कर जाएंगे कि जब तक ये भारत रहेगा और संविधान जिंदा रहेगा, तो आप लोग ये कहेंगे नहीं कुछ लोग आए थे उस समय आए थे लड़ने के लिए, जब यहाँ देश में कोई नेता बोलने को तैयार नहीं था, उस समय आए थे लड़ने के लिए कि कोई फेल बोलता तो उसका मकान तोड़ दिया जाता था। उस समय आए थे लड़ने के लिए कि जब किसी ने बोला तो ईडी की जांच फर्जी लगा करके नशा घर में फर्जी धरा करके जेल भेजने का काम सरकार कर दी। उस समय कुछ लोग आए और लड़े और मौका दिया तो ऐसा काम कर गए कि भविष्य में आने वाली नस्लें भी याद रखें। मेरा एक निवेदन युवाओं से, और मेरी बात को युवा गौर से सुने, जो 20 साल के 25 साल के 30 साल के 35 साल के युवा है, 40 साल तक के युवा है, कि अभी आपका नशा करने का समय नहीं हुआ। अगर आप ये सोचते हैं आपका नशा करने का समय होगा तो भ्रम है आप लोगों के दिमाग में। अपने बाप दादाओं का इतिहास उठा में देखो वो इतिहास कि पूरे दिन मजदूरी करने के बाद रोटी फेंक कर दे दी जाती थी, ऐसे वो इतिहास देखो वो इतिहास कि आपके कुल में जन्मा कितना भी बड़ा संत, कितना भी बड़ा महापुरुष हुआ हो, उसे हमेशा दलित ही कहा गया, हमेशा दलित कहा गया। अभी नशा करने का समय नहीं आया, इतना काम तो कम से कम कर लो जो आने वाली नस्लें तुम्हें याद रखें, वरना मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरी माताओं, परिवार के लोग 2 नस्ल के बाद भूल जाते हैं। मैं भी अपने पिता का नाम याद रखा हूँ, दादा का नाम याद रखा हूँ, परदादा का नाम मैं भी भूल गया। सोचिए कि जब आपको मरने के बाद 2 पीढ़ी भी याद नहीं रखेगी तो क्या फायदा है जीवन का, क्या करोगे इस जीवन का। ऐसा काम करो कम से कम 5 साल अड़ोस पड़ोस की पीढ़ियां याद रखे, जैसा आज हम डॉक्टर अम्बेडकर को याद रखते हैं, जैसे आप डॉक्टर अम्बेडकर को याद रखते हैं उस तरीके से याद रखें, ये बहुत जरूरी है। जैसे आज तथागत बुद्ध को याद किया जाता, संत रविदास नानक कबीर को याद किया जाता, जैसा बाबा चौहरमल को याद किया जाता, इतना तो कम से कम काम कर जाओ जो नस्लें आपके गले में फूलों की माला डालती रहे। आप लोगों ने मुझे सुना, आपका शुक्रिया। बातें तो बहुत सारी है कहने के लिए, बहुत सारी, कि अगर मैं पूरी रात बोलता रहूं तो भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा। हमारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है। वो समस्या है कि आप अपने वोट की ताकत को समझ जाइए, बिल्कुल समझ जाइए। जहां जिस दिन आपने अपने वोट की ताकत समझी, उस दिन एक झटके हमारी समस्याओं का समाधान हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राजनीति वो चाबी है जिससे आपकी शोषित वंचित वर्ग की समस्याओं का समाधान। तो इस बात को समझे, जो मैं कह रहा इस बात पर गौर फरमाए। जो आपके बीच आकर ये कहेंगे ये भारी है, ये इधर के है, ये उधर के है, देखिए हम एक व्यवस्था और बताता हूँ। उत्तर भारत में अगर गाय को मार दिया जाए तो आरएसएस के लोग सड़क पर अगर आंदोलन करते हत्या कर देते, झूठी खबर पर। और दक्षिण भारत में वही आरएसएस के लोग गाय को काट करके खाते हैं। ये मैं आपको किसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो बहुत डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन के लोग हैं वो जब पूरे देश की व्यवस्था पर चर्चा करते हैं तो ये कहा जाता है कि भारी है, बिल्कुल कहा जाता है। जब नौकरियों पर, जब व्यवस्था पर, जब सरकारी संस्थानों पर चर्चा होगी तो भारी आ जाता है, लेकिन जब सिर्फ धर्म पर चर्चा होगी तो फिर भारी का शब्द नहीं आता, फिर कुछ नहीं आता। तो ये धर्म भी हमारा अपना अधिकार है, किसे मानेंगे, लेकिन इस देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकार है, राइट्स है, उन राइट को पढ़ो और पढ़कर उन पर लड़ने का काम करो और अपने अधिकार लो। जो इस देश में हिस्सा हमारा वो हमें चाहिए। शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे सुना। इस बीच मेरे शब्द से किसी को आज पहुंचाओ ज्ञान ऐसी है कि गाली में फूल दे
ठीक है, तो कोई सबसे मेरे किसी को हाथ हुआ हो उसके लिए आपसे मैं माफी चाहता हूँ। आप ही का भाई हूँ, आप ही का बेटा हूँ, आप ही का बच्चा हूँ। इस आंदोलन में, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का शुक्रिया। पूरे एक बार कहूंगा कि जाओ जाओ, अब सोने का समय नहीं है। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा। लाइनें तो दूसरी कहना चाहता था, लेकिन फिर गुरु रविदास जी की 2 लाइनें याद आ गई, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, खासतौर से महिला की बात तो सुने। गुरु रविदास जी एक बात कह रहे हैं कि क्यों जाऊं मैं मथुरा काशी, क्यों करूं मैं वृंदावन वास, कि क्यों जाऊं मैं मथुरा काशी, क्यों करूं मैं वृंदावन वास, ईश्वर मेरे मुझ में है, मैं क्यों करूं जरूरत पास। ये बात गुरु रविदास जी बोला किससे कह रहे हैं कि आप जो है ना अपने आस पड़ोस में कोई बुजुर्ग हो उसकी सेवा करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, कोई विकलांग हो उसकी सेवा करो, तो संत गाड़गे भी कह रहे हैं उसकी सेवा करो तो आपको पुण्य मिलेगा, समझ रहे हो। और भाई कहीं चले जाओ, माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो कोई पुण्य आपको मिलने वाला नहीं है। शुक्रिया, जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।